मार्स, और मार्स के बाद फिर ये रहा आगे हमारी अर्थ। अर्थ के बाद फिर और पास ऑर्बिट है वीनस का, और उसके पास फिर सबसे पास है मरकरी का। सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल की ये दूसरी वीडियो है। इसके टोटल 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हमने देख लिया कि सन, सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन और 8 प्लैनेट्स, उसके अलावा जो डॉर्फ प्लैनेट्स यानी कि बौने ग्रह और एस्टेरॉइड, मीटियोर्स, पुच्छल तारे, ये सब होते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में सन के बारे में पढ़ लिया है पूरा। अब हम सन के आगे ये जो ग्रह हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सन ये रहा सन, इसके आगे ये मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इस तरीके से ये 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, प्लूटो और हमारा एक ग्रह था, लेकिन अब उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, अब उसको बौने ग्रह में रख दिया गया है। उन सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज हम पढ़ लेते हैं कि ये जितने भी ग्रह हैं, जो हमारे 8 ग्रह हैं, इन सब की क्या क्या डिटेल्स हैं। अब जितना भी यहां कुछ दे रखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम, अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये अगर आप इस तरीके के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इनसे बाहर कोई भी और फैक्ट रह ही नहीं जाता कि आपको पढ़ना पड़े इसके बाहर। यहां पर 100% लिखा है और 95% इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5% थोड़े से एक्स्ट्रा लिख दिए गए हैं आपको समझाने के लिए, वो हम सब आपको बता देंगे। तो अब शुरुआत करते हैं। ये है सन। अब सन के चारों ओर सारे प्लैनेट्स हमारे घूम रहे हैं। ये इस तरीके से सन है, सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूम रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूम रहे हैं। अब इन प्लैनेट्स में ये है सन। अब टोटल 8 ग्रह है, तो 4 ग्रह को हम रखते हैं अलग और 4 ग्रह को हम रखते हैं अलग। जो 4 ग्रह हैं उनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट, यानी कि जो अंदरूनी हमारे प्लैनेट है, अंदरूनी ग्रह हैं, और इनको हम बोलते हैं बाह्य ग्रह, यानी कि जो बाहर के ग्रह हैं। बाकी 4 को वो बोलते हैं। अब हम सबसे पहले नाम देख लेते हैं। तो सबसे पास से अगर हम स्टार्ट करें तो आता है बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, और फिर हमारा अरुण और वरुण। अब अगर हम इंग्लिश में देखते हैं नाम इनके, तो इंग्लिश में सबसे पहले हमारा आता है मरकरी, वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस एंड नेपच्यून। अब इन्हें याद करने का तरीका क्या है? जितने भी स्टूडेंट इंग्लिश में नाम याद करते हैं उनके लिए तो एक सिंपल सी ट्रिक है, उनको याद करना है बस, माई वेरी एजुकेटेड मदर, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट। अब देखिए, माई के एम से बन गया मरकरी, वेरी एजुकेटेड मदर, वेरी से वीनस, एजुकेटेड से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, शो से सैटर्न, अस से यूरेनस, एन से नेपच्यून। प्लेनेट अभी आप छोड़ दीजिए, पहले हम प्लूटो को भी मानते थे। ये तब की ट्रिक है कि जब हम प्लूटो को भी मानते थे तो पी से हो जाता था प्लूटो, लेकिन अभी आपको प्लूटो को ग्रह में नहीं रखना है। और जो हिंदी वाले हैं या जो बाकी सभी हैं, उन सभी जैसे ही हम धीरे धीरे पढ़ेंगे वो सब उन्हें अपने आप ही याद हो जाएगा कि किस तरीके से ग्रह हमारे कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। अब जो बाकी के 4 ग्रह हैं बाहर के, उनकी प्रॉपर्टीज और जो अंदर के ये 4 ग्रह हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ अलग है, कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, जो अंदर के प्लैनेट्स हैं हमारे, यानी कि जो इंटरनल प्लैनेट है, जिनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या फिर इनर प्लैनेट, हिंदी में आंतरिक या फिर स्थलीय प्लैनेट। ये प्लैनेट डेंस होते हैं, यानी कि इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है और इनका जो साइज है वो थोड़ा सा कम है। ये थोड़े से डेंस है और इनका साइज थोड़ा सा कम है। एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी भी अगर प्लैनेट का साइज छोटा होगा तो वो डेंस होगा, और अगर या वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई प्लैनेट डेंस है यानी उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो उसका साइज कम होगा। हमने बात की थी ब्लैक होल की, उसमें बताया था कि ब्लैक होल के एक अगर हम चम्मच मिट्टी लें तो वो यहाँ के 100 हाथियों के बराबर उसका वेट है, यानी इतनी ज्यादा डेंस उसकी मिट्टी है। तो लेकिन उसका डायमीटर क्या है टोटल, अगर हम ब्लैक होल की बात करें तो डायमीटर उसका केवल और केवल 2.5 से 3 किलोमीटर है। डायमीटर 2.5 से 3 किलोमीटर। तो इसलिए जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे हमारा मास बढ़ता है और इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाते हैं और वो प्लैनेट कॉम्पैक्ट हो जाता है। अब यहां पर देखते हैं तो जो आंतरिक प्लैनेट हैं उनकी वो साइज में छोटे होंगे, स्मॉल होंगे और डेंसर होंगे, जबकि जो बाहर के प्लैनेट है यानी कि आउटर प्लैनेट है या फिर जोवियन प्लैनेट भी हम इनको बोलते हैं, हिंदी में इनका नाम बाह्य या गैसीय प्लैनेट या फिर जोवियन प्लैनेट, ये थोड़े साइज में बड़े होंगे लेकिन इनकी डेंसिटी कम होगी।
अब जब हम ये सारी की सारी पढ़ लेंगे, ये सारी हम जब प्रॉपर्टीज इन सबको समझ लेंगे, पूरा ये जो डेटा है पूरे इन फैक्ट्स को हम देख लेंगे, इसके बाद हम आपको ये दिखाएंगे इस तरीके से, देखिए कि किस तरीके से प्लैनेट्स घूम रहे हैं। उसके बाद हम दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से प्लैनेट्स इस तरह से घूम रहे हैं। ये रहा हमारा सन और इस सन के आसपास प्लैनेट्स, देखिए इस तरीके से हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी इससे पहले हमें जरूरी है समझना कि हम पहले इन सब फैक्ट्स को जान लें, ताकि जब हम फिर ग्रह से मिलने चलेंगे, अभी कुछ देर में हम मिलने जाएंगे ग्रह से, तो उस समय हमें उनके बारे में पता रहे। तो इसलिए पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इनका। तो जो ये अंदरूनी ग्रह हैं उसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। अब इसमें बात आती है शेप के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम रखते हैं। कभी कभी बार आता है कि शेप के अकॉर्डिंग चौथा ग्रह कौन सा है, पांचवा ग्रह कौन सा है। शेप के अकॉर्डिंग देखिए, जितने भी बाहर के ग्रह हैं, इस साइड वाले, राइट साइड वाले, ये तो है बड़े ग्रह। अभी बताया ये आउटर ग्रह हैं, तो ये इसका मतलब बड़े होंगे, तो साइज में बड़े हैं। तो ये इसी तरीके से है, सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। जिस तरीके से ये दे रखे हैं इसी क्रम में ये है, सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर 4 ग्रह शनि, अरुण और वरुण। उसके बाद इस तरफ आ जाइए। इस तरफ के अंदर क्या है, इस तरफ में आप इधर से आ जाएंगे, इस लाइन से इधर जाएं, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। फिर उसके बाद आए इस तरफ, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। लेकिन एक हल्का सा चेंज है कि मार्स है ना, इसे यहां मत रखिएगा। इस मार्स को उठा के बुध के और वीनस के बीच में रख दीजिए। मार्स गलत है, सोच लीजिए मार्स गलत जगह आ गया है, इसको यहां होना चाहिए, तो मान लेते हैं। तो हमें अर्थ, उसके बाद वीनस, और क्योंकि मार्स इधर आ जाएगा तो मार्स, और उसके बाद फिर मरकुरी। अब इसके बाद अगर हम देखें तो प्लेनेट में 2 टाइप की गतियां होती हैं। पहला तो वो करती हैं रिवॉल्यूशन, यानी कि घूमती है चारों ओर। रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमा। जैसे ये सन है तो सन के चारों ओर, जैसे ये है सन, तो सन के चारों ओर इस तरीके से ग्रह घूम रहे हैं, इसको हम बोलते हैं परिक्रमा। परिक्रमा करना, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। अब इसके बाद फिर आती है एक और आती है घूर्णन गति, जिसको हम बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है, ये प्लेनेट इस तरीके से तो घूम ही रहा है, इसके साथ साथ ये इस तरीके से अपने आप में भी गोल गोल घूम रहा है। अच्छे से समझ लेते हैं हम इस बात को। जैसे कि ये रहा सन और ये है अर्थ। अब ये अर्थ है, वो ये है सन, तो सन के चारों ओर इस तरीके से तो घूम ही रही है, इसके साथ साथ वो इस तरीके से भी घूम रही है। तो ये दोनों गतियां एक साथ हो रही हैं, तो ये इस तरीके से घूम रही है अर्थ हमारी। तो अब इसमें जो इस तरीके से घूम रही है अर्थ, इसको तो हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन, या फिर हम बोलते हैं परिक्रमण। और जो अपने आप में घूम रही है अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर, इसको हम बोलते हैं घूर्णन गति। परिक्रमण गति को अगर हम देखें तो इन सबकी परिक्रमण गति लिखी गई है, लेकिन ये इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या है देखना कि मिनिमम किसकी है, मिनिमम किसकी है। तो मिनिमम है 88 डेज मरकुरी की। एक बात ध्यान रखना, कोई सा भी ग्रह कितनी जल्दी चक्कर काटता है, कोई भी ग्रह कितनी जल्दी चक्कर काटता है सूर्य के या किसी भी तारे के, वो डिपेंड करता है कि वो ग्रह उस तारे से कितना दूर है। अब कोई अगर ग्रह पास है तो वो एकदम आ जाएगा चक्कर लगाकर, वही कोई ग्रह अगर दूर है तो उसको उतना ही लंबा एक चक्कर लगाना पड़ेगा, वो उतनी ही देर से आएगा घूम कर। तो यहां देख सकते हैं, क्योंकि ये ग्रह जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं, ये ग्रह सूर्य से दूर है, तो इसका है 88 डेज, यानी कि 88 दिन में 88 दिन। अब ये जो कह रखा है ये दिन, ये हम पृथ्वी के दिनों को मानते हैं, जो बेस मानते हैं वो अर्थ के दिनों को मानते हैं। इसका मतलब जो अर्थ में 88 दिन होते हैं, इतना ही समय लगता है मरकुरी को लौटकर एक बार दोबारा आने में, यानी इसका 1 साल होता है 88 दिन का, जो कि सबसे कम है क्योंकि ये सबसे पास है। उसके बाद 225 दिन, 365, इस तरीके से इन सबको याद नहीं करने आपको, एक ही याद करना मैक्सिमम किसका है। तो जो सबसे दूर है नेपच्यून, उसका मैक्सिमम होगा, उसका कितना है 165 ईयर्स, यानी कि 165, जितने पृथ्वी के 165 साल होंगे उतने में उसका 1 साल कंप्लीट होगा और वो घूमकर दोबारा उस जगह आएगा, जो कि मैक्सिमम है 165 साल। अब सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट था 88 डेज, एग्जाम में पूछे जाता है, और सबसे कम किसका है बुध का।
इसके बाद हम बात करते हैं रोटेशन की। रोटेशन यानी कि ग्रह अपने आप में कैसे गोल गोल वो घूम रहा है। अब अगर इस घूर्णन गति में देखें तो ज्यादा हमें इसमें लिखा है, लेकिन इतना हमें याद करने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ देखना है 9.8 घंटे, यानी कि सबसे तेज घूमता है कौन? बृहस्पति। सबसे तेज घूमता है बृहस्पति। कितना? 9.8 आवर, यानी कि 9.8 घंटे में, यानी कि लगभग पौने 10 घंटे में वो एक बार घूमकर पूरा हो जाता है कंप्लीट। यानी कि अगर वहां पर हम दिन रात की बात करें तो दिन रात वहां पर 9.8 लगभग 10 घंटे में एक उनका दिन कंप्लीट हो जाएगा। जबकि पृथ्वी का क्या है? 24 घंटे, पता ही है। और सबसे ज्यादा पृथ्वी के जो करीब है रोटेशन वो किसकी है? वो है 24.6 किसकी? मार्स की। तो सबसे इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि पृथ्वी जैसी रोटेशन किसकी है? तो वह है मंगल की। सबसे तेज किसकी है? जुपिटर की। और सबसे स्लो किसकी है? तो स्लो है वीनस की, यानी कि शुक्र की। अब इसके बाद अब आगे आती है सैटेलाइट्स। अब हर एक ग्रह है, ग्रह के आसपास, जैसे ये ग्रह है इसके भी आसपास एक उपग्रह घूम रहा है, यानी सैटेलाइट। जैसे कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है चांद। अब इस तरीके से सैटेलाइट बुध की नहीं है, वीनस की नहीं है, हमारी पृथ्वी का एक है जिसे हम मून बोलते हैं। जो मंगल है उसके 2 हैं, और जुपिटर की है 79, 82 है सैटर्न की, यूरेनस की है 27 और नेपच्यून की है 14। इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि सबसे ज्यादा किसकी है? तो सबसे ज्यादा किसकी है? शनि की, यानी कि सैटर्न की सबसे ज्यादा है 82। सबसे ज्यादा किसकी है? शनि की। अब इनको अगर हम याद करने के लिए लिंक बनाए माइंड में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सन है, ये सन क्या है? ये सन है इन सभी का पेरेंट्स। ये सभी हैं बच्चे इसके सन के, और ये है पेरेंट्स, मतलब सन है पेरेंट्स और ये सभी हैं बच्चे इसके। और जो ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट कौन है? चारों ओर घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं चारों ओर? वो कौन घूम रहे हैं? दोस्त। अब कोई बच्चा अगर पेरेंट्स के पास है, जैसे मरकुरी है, पेरेंट्स के पास है, अपने रह रहा है, तो क्या दोस्त घूम पाएगा उसके आसपास? भटक पाएगा? नहीं, हटा देंगे पेरेंट्स कि भाई दूर रहो इससे। तो इस तरीके से जो मरकुरी है उसका भी एक भी फ्रेंड नहीं है, वीनस है उसका भी एक भी फ्रेंड नहीं है, और अर्थ का एक फ्रेंड है क्योंकि वो थोड़ा सा दूर आ गया है, इतनी नजर नहीं रख पाता है अब ये पेरेंट्स यानी सन। और इसके बाद जो मार्स है इसके 2 हो गए फ्रेंड। तो ये तो है इनर प्लेनेट। इनर प्लेनेट मतलब कि ये वो प्लेनेट है जो सन के पास घूमते हैं। तो पास घूमते हैं यानी कि उन्हीं के ही घर में रह रहे हैं, और ये रह रहे हैं दूर, हॉस्टल वगैरह में। आप समझ सकते हैं, हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं तो इनके फ्रेंड ज्यादा होंगे। तो जब ये दूर रह रहे हैं तो सबसे ज्यादा सैटर्न के, उसके बाद फिर ये 79। नंबर्स याद नहीं करने, नंबर्स एग्जाम में नहीं आते हैं। नंबर्स अगर आ सकते हैं तो आ सकते हैं मार्स के कितने होते हैं? इन 4 के आ सकते हैं सिर्फ नंबर, बाकी नंबर नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है कि जो 79 है जुपिटर के, उनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? 3 नाम याद रखने हैं। एक तो गैनीमीड, एक यूरोपा और एक कैलिस्टो। 3 नाम याद रखने हैं सैटेलाइट के, गैनीमीड, यूरोपा और कैलिस्टो। और याद रखना है सैटर्न के नाम सैटेलाइट के। सैटर्न के क्या है? टाइटन। सैटर्न का है टाइटन। अब जो यूरेनस है उसकी सैटेलाइट्स कौन कौन है? 2 सैटेलाइट है, एरियल और मिरांडा। और जो नेपच्यून है, नेपच्यून की जो सैटेलाइट है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है ट्राइटन। ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट ट्राइटन और टाइटन में। टाइटन सैटर्न की है जबकि नेपच्यून की है ट्राइटन। तो ट्राइटन और टाइटन का ध्यान रखें। अब इनकी सैटेलाइट में अगर हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गैनीमीड। क्यों? क्योंकि ये जो गैनीमीड है सैटेलाइट, ये गैनीमीड सैटेलाइट सबसे बड़ी सैटेलाइट है, यानी जितने भी ग्रह हैं उन सबके सैटेलाइट्स घूम रही हैं। जैसे ये है अर्थ का घूम रहा है चांद यानी कि मून, इस तरीके से सभी के घूम रहे हैं। लेकिन इन सभी सैटेलाइट्स को अगर हम कंपेयर करें, इसके 79, इसकी 82, 27, सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है? वो है गैनीमीड। किसकी सैटेलाइट है ये? सैटेलाइट है जुपिटर की, यानी कि बृहस्पति की। और इसके बाद सेकंड नंबर पे जो बड़ी आती है वो आती है शनि की सैटेलाइट है, जिसका नाम है टाइटन। टाइटन जो है शनि की सैटेलाइट, वो सेकंड नंबर की है, यानी कि सेकंड बिगेस्ट सैटेलाइट है शनि की। शनि की जो सैटेलाइट है टाइटन, वही एकमात्र एक ऐसी सैटेलाइट है, यानी एक ऐसा उपग्रह है नेचुरल। 2 तरीके के उपग्रह होते हैं, यानी सैटेलाइट होती है नेचुरल सैटेलाइट और एक होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो कि हमने बनाई है, नेचुरल यानी कि जो पहले से ही उपस्थित थी, जो पहले से ही नेचर के, यानी मून है, ये मून है नेचुरल सैटेलाइट। जबकि उसके अलावा हजारों सैटेलाइट घूम रही हैं जो कि हमने इसरो और नासा ये सब छोड़ते रहते हैं, सैटेलाइट घूमती रहती है अर्थ की, तो वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट एक ही है अर्थ के पास, वो है मून। तो अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो सैटर्न सैटेलाइट है शनि की,
उसमें जो एक सैटेलाइट का नाम है टाइटन, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि सेकंड बिगेस्ट सैटेलाइट भी है। फर्स्ट नंबर पर गैनीमीड, सेकंड नंबर पर टाइटन। तो टाइटन की स्पेशल बात ये, यही एक ऐसी इकलौती सैटेलाइट है जिसके पास अपना एटमॉस्फेयर है, यानी कि हवा है। अब चांद है, चांद की अगर हम बात करते हैं तो जो मून है, मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी हवा नहीं है मून पर। तो हवा नहीं है, ऐसी किसी भी सैटेलाइट पर हवा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ये टाइटन ही एक ऐसी सैटेलाइट है जिस पर हवा है। अब यहां पर इन सभी पॉइंट्स के बाद अब बात आती है रोटेशन की। रोटेशन किस तरीके से है? तो ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट। तो अर्थ जो घूमती है वो इस तरीके से घूमती है, इस डायरेक्शन में। यानी कि कोई अगर व्यक्ति इधर खड़ा है, जैसे हम अभी कहां हैं, हम इस समय इंडिया में हैं, इंडिया यानी ये भारत। अब भारत पे हम जो खड़े हैं इस तरीके से खड़े हैं, तो ये हमारे लिए हो गया नॉर्थ, ये हमारे लिए हो गया साउथ। ये डायरेक्शन हमारे लिए हो गई जिधर जापान वगैरह आ रहा है, ये डायरेक्शन हमारे लिए हो गई ईस्ट यानी कि पूर्व, और पश्चिम हो गई इधर। तो पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से, यानी कि पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर घूम रही है, पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर घूम रही है। इसीलिए अगर सन अगर इधर है, सन अगर इधर है, तो जब ये इस तरीके से अर्थ आएगी घूमकर, तो सन इस तरीके से आएगा, क्योंकि असल में सन तो वही है। लेकिन जब अर्थ इस तरीके से रोटेट करेगी तो जो वहां पर लोग हैं उनको तो ऐसा लगेगा कि अर्थ रुकी हुई है, बल्कि सन आया है इधर से निकल के, जबकि हकीकत क्या है, सन वही है, अर्थ इस तरीके से यानी पृथ्वी घूम गई है इस तरीके से। लेकिन जो यहां पर खड़ा हुआ इंसान है उसको लगेगा कि सन इस तरीके से आ रहा है। तो इसलिए यहां पर खड़े जो लोग होते हैं उनको लगता है कि ईस्ट से यानी कि पूर्व की तरफ से सन आ रहा है, जबकि हकीकत क्या है कि जो अर्थ है यानी जो पृथ्वी है वो असल में ईस्ट की तरफ जा रही है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है। तो जितने भी ग्रह हैं वो सभी के सभी ग्रह इसी डायरेक्शन में जाते हैं, वो घूमते हैं वेस्ट से ईस्ट की साइड। यह अर्थ इस तरीके से घूम रही है। अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं तो हमको ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है रोटेशन। तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि जो सभी ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, यानी सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। सिर्फ एक ग्रह है जो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, उसका नाम है वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र ग्रह क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है। इसका मतलब वहां पे कोई और खड़ा होगा तो उसके लिए जो सूर्य है वो पश्चिम से पूर्व। मरकुरी है यानी कि बुध है, वो सबसे छोटा ग्रह है। वो इतना छोटा है कि जो जुपिटर की एक सैटेलाइट है जिसका नाम है गैनीमीड, उससे भी ये छोटा है। यानी कि मरक्यूरी जो है वो जो गैनीमीड सैटेलाइट है, बृहस्पति की एक सैटेलाइट है, उससे भी छोटा है मरक्यूरी। क्योंकि मार्स में कभी पानी था, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी था, लेकिन आज के समय में मार्स में पानी नहीं है, या है तो वो अंदर है, उसी के लिए ही रिसर्चेस अभी चल रही हैं। लेकिन इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहां पर पानी था। ऐसे इसका जो टेम्परेचर है वो -173 डिग्री सेल्सियस से 427 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रात में तो इसका टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, कितना -173 हो जाता है, और दिन में हो जाता है 427। टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखिए सबसे ज्यादा जो वेरिएशन होता है वो किस में होता है, मरक्यूरी में। क्यों? क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके पास हवाएं है ही नहीं, इसके पास ये जो हमारा वातावरण है, वायुमंडल है, वो है ही नहीं इसके पास एटमॉस्फेयर। इस वजह से सूरज जिस तरीके से जैसे ही किरणें पड़ती हैं उसकी, ये उस साइड का एरिया तपने लगता है मरक्यूरी का। असल में हमारे अर्थ के साथ बेनिफिट क्या है कि जितनी भी रेडिएशंस या जितनी भी एनर्जी सन की आती है उसको केवल 5% ही हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और तब उसी से ही देखिए कितनी ज्यादा हीट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है अर्थ पर। तो सोचिए कि अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता और टोटल 100% एनर्जी हमारी अर्थ जो है, जो अर्थ का क्रस्ट है यानी जो सतह है पृथ्वी की, वो एब्जॉर्ब कर दे तो कितनी ज्यादा हीट यहाँ पर जनरेट हो जाती। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि एटमॉस्फेयर नहीं है, इस वजह से जैसे ही धूप पड़ती है सूर्य की, ये तपने लगता है, और जैसे ही सूर्य दूसरी साइड आ गया यानी रात हो गई, तो वहां से सारी हीट निकल जाती है बाहर को। हमारा क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है यानी हवा है, तो ये सूर्य की किरणों को आने भी नहीं देता आसानी से अंदर, जिससे कि हमारे केवल 5% ही एनर्जी अंदर आ पाती है। और उसके बाद जब सूर्य हट जाता है तो भी अर्थ को एकदम से ठंडा भी नहीं होने देता, यानी एक कंबल की तरह, एक ब्लैंकेट की तरह भी ये हमारा एटमॉस्फेयर वर्क करता है। और सबसे ज्यादा वेरिएशन टेम्परेचर का किस में होता है, ये होता है मरक्यूरी में। लेकिन कोई पूछे सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है,
वो मरकुरी नहीं है, हालांकि मरकुरी पास है बहुत ज्यादा सूर्य के, ठीक, वायुमंडल नहीं है, वो भी बात ठीक है, लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा गर्म नहीं है। सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है? सबसे ज्यादा गर्म है जो सेकंड नंबर पर आता है, वीनस यानी कि शुक्र। अब ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि जो इसका एटमॉस्फेयर है, जो इसका वायुमंडल है, भले ही इसको हीट थोड़ी सी कम मिल रही है मरकुरी से, लेकिन इसके वायुमंडल में CO2 गैस बहुत ज्यादा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा है, जो कि 96% अवेलेबल है। 96% उसके वायुमंडल में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक बार समझ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये वाला लेक्चर वैसे ही काफी ज्यादा लंबा होने वाला है, तो इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, अच्छे से डीपली उसको समझ लेंगे। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, इसकी वजह से जो हीट सूर्य की आ तो पाती है लेकिन बाहर निकल नहीं पाती, जिस वजह से ये ग्रह बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है। कौन सा? शुक्र। तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? हॉटेस्ट कौन सा है? वीनस यानी कि शुक्र। लेकिन सबसे ज्यादा वेरिएशन किसमें होता है टेम्परेचर का? तो ये होता है मरकरी में। अब इसके बाद जो मंगल है, मंगल हमें दिखाई देता है लाल। इन सबके कलर्स भी इंपॉर्टेंट है। अर्थ हमारी ब्लू, मार्स रेड, और जो सैटर्न है येलो, इसको हम पीला तारा भी बोलते हैं, तो ये दिखाई देता है हमें येलोइश। कौन? सैटर्न यानी कि शनि। इसके बाद जो यूरेनस है और नेपच्यून है, जो नेपच्यून है वो दिखाई देता है हल्का नीला दिखाई देता है अर्थ, नीला ग्रह, लेकिन हल्का नीला दिखाई देता है नेपच्यून यानी सबसे आखिरी वाला। और नीला और हरा दोनों का मिक्सचर है, यानी कि नीला और हरा दोनों का मिक्सचर वो दिखाई देता है हमारा यूरेनस। अब दोनों में ही रंग कौन सा आ रहा है? एक कलर दोनों में कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है ब्लू। वो किसकी वजह से है? वो है मीथेन गैस की वजह से। जो यूरेनस है और नेपच्यून है, दोनों में ही मीथेन गैस है, उनके वायुमंडल में मीथेन गैस है, जिस वजह से इनका कलर हमें ब्लूइश दिखाई देता है। उसका लाइट ब्लू और इसका ब्लू एंड ग्रीन कलर दिखाई देता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ध्यान रखना, मीथेन की बात आ गई है तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4। जुपिटर में के से रिलेटेड एक वर्ड और है, ग्रेट रेड स्पॉट। अगर एग्जाम में पूछ ले तो पता होना चाहिए ग्रेट रेड स्पॉट क्या है। तो ये एक चुंबकीय तूफान है जो कि चलता है कहां पर? जुपिटर पर। एक बहुत तेज चुंबकीय तूफान है, क्या नाम है? ग्रेट रेड स्पॉट। अब जो शनि है, शनि की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी पानी से भी कम है। शनि की डेंसिटी पानी से भी कम है, यानी कि अगर हम शनि ग्रह को लें और इस पूरे ग्रह को अगर हम एक स्विमिंग पूल बनाएं बड़ा सा, जिसमें हम शनि ग्रह को डाल सकें, तो ये शनि ग्रह को अगर हम पूरे को फेंकेंगे तो वो डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा पानी में। यानी इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है, किसकी? शनि ग्रह की। और शनि ग्रह को पता होगा ना, वलयाकार है, यानी कि इसमें छल्ले इस तरीके से घूमते रहते हैं। छल्ले वो असल में क्या है? वो असल में इसकी सैटेलाइट्स वगैरह ही है वो, और सैटेलाइट्स वगैरह और भी बाकी इसके स्टोन्स पत्थर वगैरह इसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो अब रिंग कितने हैं उसके? शनि के रिंग होते हैं 9 तो होते हैं कंप्लीट रिंग यानी पूरे छल्ले, 9 छल्ले, और 3 होते हैं जो कि कंप्लीट नहीं होते हैं, आधे छल्ले होते हैं, उनको बोलते हैं आर्क। उनको बोलते हैं आर्क, ये हिंदी में बोलते हैं चाप। तो 9 तो रिंग होते हैं इसके कंप्लीट शनि के, और 3 होते हैं इसके आर्क यानी कि चाप। अब इसके बाद जो यूरेनस है, यूरेनस यानी कि अरुण, तो अरुण की डिस्कवरी इन दोनों की इंपॉर्टेंट है, एक तो अरुण की और एक नेपच्यून की। अरुण की डिस्कवरी की थी विलियम हर्शल ने। किसने? सर विलियम हर्शल ने। डिस्कवरी किसकी? अरुण की यानी कि यूरेनस की। तो यूरेनस की है विलियम हर्शल ने, और नेपच्यून की है J.G. गैली ने। किसने? J.G. गैली ने। किसकी? नेपच्यून। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सिस की क्या बात है। एक्सिस यानी कि जैसे कि ये अर्थ है, अब अर्थ में अगर हम देखें, अर्थ अगर घूम भी रही है तो एक इस एक्सिस पर घूम रही है, ये एक्सिस एक है, ये बिल्कुल सीधी नहीं है, इस तरीके से सीधी नहीं है बिल्कुल, बल्कि इस तरीके से एक एंगल है। ये जिस एक्सिस पर घूम रही है यानी अक्ष, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। तो ये जिस अक्ष पर घूम रही है इसका भी एक एंगल होता है जो अर्थ का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो होता है 23.5 डिग्री। अर्थ का एंगल है 23.5 डिग्री, यानी कि जो अर्थ है उसका झुकाव है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। लेकिन अब ध्यान रखना 23.5 डिग्री इसका झुकाव वैसे अर्थ का पहले था, अभी ये लगभग 24 ही हो चुका है पूरा, लेकिन अभी करेक्शंस वगैरह नहीं हुआ है बुक्स में, इसलिए अभी हम देखेंगे 23.5 डिग्री, क्योंकि एग्जाम में अभी भी 23.5 डिग्री ही आएगा।
लेकिन अब इसका लगभग 24 डिग्री हो चुका है। हम कह सकते हैं कि अब इसका 24 डिग्री झुकाव हो चुका है। जो इसके बाद इंपॉर्टेंट है, एक तो सबसे कम किसका है झुकाव एक्सिस का, वो है मरकरी का। कितना है? 1/30 डिग्री, यानी 1/30 डिग्री झुकाव है मरकरी का। सबसे कम है 1/30। पॉइंट्स में आप निकाल सकते हैं वैल्यू, यानी कि पूरा 1 डिग्री भी झुकाव नहीं है इसका। और मिनिमम है ये मिनिमम है। और सबसे ज्यादा किसका झुकाव है? सबसे ज्यादा है यूरेनस का। कितना? 97.7, यानी 97.7। काफी ज्यादा झुकाव है 97.7 किसका? यूरेनस का। अब इसके बाद इनके कुछ नाम हैं, जैसे कि वीनस का नाम क्या है? वीनस का नाम है प्रेम और सौंदर्य की देवी। प्रेम और सौंदर्य की देवी, या फिर सिस्टर प्लेनेट। इसको हम सिस्टर प्लेनेट भी बोलते हैं। सिस्टर प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जैसी पृथ्वी है ना, पृथ्वी से ही छोटा भले ही है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा ही छोटा है बस, और पृथ्वी के जैसा सा ही ये हमको प्रतीत होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिस्टर प्लेनेट और प्रेम और सौंदर्य की देवी। इसके अलावा ये हमें वीनस जो है, वीनस दिखाई देता है सुबह को और शाम को, और जो मरकरी है वो भी हमें दिखाई दे सकता है सुबह को और शाम को। अब यहां एक क्वेश्चन और आता है कि हम यानी कि बिना किसी टेलीस्कोप के नग्न आंखों से, यानी नंगी आंखों से हम कितने ग्रह को देख सकते हैं? तो नंगी आंखों से हम देख सकते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ पर तो हम हैं ही, इसको तो देख ही रहे हैं। तो मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, केवल यहां तक के ग्रह हैं, यानी लास्ट के 2 हम नहीं देख सकते हैं। याद करने के लिए की ट्रिक इसकी यह है कि जितने भी ग्रह के नाम हमारे हफ्ते के ऊपर आते हैं, जैसे कि मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, जो हफ्ते के हमारे दिन होते हैं उस पर आते हैं, वो सारे ही हम किसी स्पेशल इक्विपमेंट के बिना टेलीस्कोप को देख सकते हैं अपनी आंखों से ही। सुबह को या शाम को देखे जा सकते हैं। वीनस को अगर आपको सुबह सुबह देख रहे हैं तो आप पृथ्वी पर खड़े होकर आप देखेंगे ईस्ट की तरफ, यानी पूरब की तरफ, जिस तरफ से सूरज उगता है, अगर आप सुबह को देख रहे हैं। अगर आप वीनस को देखना चाहते हैं शाम को, तो आप देखेंगे वेस्ट की साइड। अब और ये जो वीनस है और ये बुध है, वीनस, बुध और ये मंगल, ये तीनों ही ऐसे ग्रह हैं जो कि अपनी कलाएं दिखाते हैं। कभी पूरा, कभी आधा, कभी और आधा, कभी और कम, कभी और कम, इस तरीके से कलाएं दिखाते हैं। मंगल भी, वीनस भी और मरकरी भी, ये तीनों ही ग्रह हमारे इस तरीके की कलाएं दिखाते हैं। अब इसके बाद एक इसमें लास्ट पॉइंट हमारा है कि क्रेटर, यानी कि मरकरी के अंदर, मरकरी अगर हम ग्रह को देखें तो बहुत सारे गड्ढे हैं, गड्ढों से पूरी तरीके से लदा पड़ा है मरकरी। तो ऐसा क्यों है? इतने ज्यादा गड्ढे मरकरी के ऊपर क्यों है? इसके बारे में हम समझेंगे जब हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड। असल में जब एस्टेरॉइड्स आते हैं तो वो अर्थ पर आते हैं एस्टेरॉइड। जब एस्टेरॉइड आए यहां से तो वो मार्स पर गिर सकते हैं, क्योंकि एस्टेरॉइड कहां पर है? एस्टेरॉइड यानी बहुत बड़े बड़े पत्थर, वो जुपिटर यानी बृहस्पति और मंगल के बीच बीच में घूम रहे हैं। और जब वो इस तरीके से सूरज की तरफ चलते हैं, क्योंकि सन जो है, सूर्य है, वो उसे अपनी ग्रेविटी की वजह से खींचता है अपनी तरफ, तो या तो वो गिरेंगे मार्स पर गिरेंगे तो इतनी ज्यादा उनकी स्पीड होगी नहीं, तो गिरेंगे भी तो एकदम गिर जाएंगे। अर्थ पर आते आते भी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी, वीनस पर आते आते भी स्पीड बढ़ जाएगी, और धीरे धीरे अगर वो मरकरी पर गिरेंगे तो और भी सबसे ज्यादा स्पीड कहां होगी उनकी? या तो होगी सन पर जा रहे हैं वो, या फिर होगी मरकरी पर। तो अगर ग्रह की बात करें, सबसे ज्यादा स्पीड कब होगी? एस्टेरॉइड की। जब सूर्य खींचेगा तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी इस तरीके से एस्टेरॉइड की। लेकिन एक सेकंड रीजन क्या है कि बाकी वीनस है, अर्थ है, इनके पास भले ही स्पीड ज्यादा है, इनके पास भी एस्टेरॉइड जब पहुंचता है तो उसमें भी काफी ज्यादा स्पीड होती है, लेकिन अर्थ के पास, वीनस के पास अपना एक वायुमंडल है। वायुमंडल में क्या होता है? जब वो एंटर करता है एस्टेरॉइड तो वो घर्षण के कारण जल जाता है वायुमंडल में ही, यानी अर्थ पर गिर नहीं पाता, वीनस पर गिर नहीं पाता, लेकिन इसके पास वायुमंडल है ही नहीं, यानी जैसे ही एस्टेरॉइड आएगा सीधे ही उसके ऊपर गिरेगा और बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा बुध को। इस वजह से इसको हम बोलते हैं क्रेटर का राजा, यानी क्रेटर होता है जब एस्टेरॉइड गिरता है तो वहां पर एक गड्ढा हो जाता है। सैटर्न को हम बोलते हैं पीला तारा, और जो यूरेनस है, क्योंकि इसका जो 97.7 डिग्री इसका एंगल है, जो इसका झुकाव है, इसके एक्सिस का झुकाव है, इस वजह से हम इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। दूसरा, लुढ़कती हुई गेंद बोलते हैं। दूसरा, इसका एक और नाम है बर्फीला गैस का दानव। किसका? यूरेनस का। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब इसमें हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है, उसमें हम एस्ट्रॉइड, मीटियोर्स और मून यानी कि चांद के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके साथ ही साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि आपसे बताया गया। अब हम सैर करने आ चुके हैं हमारी सोलर सिस्टम में। देखिए सबसे बाहर जो ये ग्रह है, ये ग्रह है नेपच्यून। देखिए ये रहा नेपच्यून, और नेपच्यून के बाद अगर हम और थोड़ा अंदर की तरफ देखें तो इसके बाद हमें एक और ऑर्बिट दिखाई देता है। ब्लू कलर के जितने भी हैं ये सब ऑर्बिट हैं। एक है नेपच्यून का, और नेपच्यून के बाद जो हमें इसके बाद दिखाई दे रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है यूरेनस का। ये यूरेनस का, यूरेनस को भी देखते हैं एक बार। देखिए ये है यूरेनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरुण। यही ग्रह है जो कि लेटा हुआ होता है और बिल्कुल ऐसा लगता है लट्टू की तरह। और इसके बाद और अब अगर हम अंदर देखें तो अंदर उसके बाद आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह का एक और दिखाई दे रहा है यहां पर ब्लू कलर का, ये सैटर्न, ये है शनि ग्रह। और इसके बाद देखिए इसमें आपको ये इसके रिंग्स भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें 9 कंप्लीट रिंग्स होते हैं और बाकी इसके 3 होते हैं जो कि केवल आर्क रहते हैं, केवल छल्ले रहते हैं आधे वो भी। अब इसके बाद अगर हम देखें उसके बाद बारी आती है इसकी जुपिटर की। ये रहा हमारा जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। ये रहा बृहस्पति। और अब देखिए अब इसके बाद अगर हम देखें तो बृहस्पति और उसके बाद फिर हमारा आता है मंगल ग्रह। ये रहा बृहस्पति का ऑर्बिट जिसमें अभी हम घूम रहे हैं। इसके बाद हमें ये सामने दिखाई दे रहा है मंगल ग्रह। ये रहा ग्रह मंगल यानी मार्स, ये रेड कलर का मार्स ग्रह। अब जुपिटर यानी कि हमारा बृहस्पति जिसमें जिस ऑर्बिट में हम इस समय खड़े हैं, और ये जो है मार्स, ये है मार्स, और इस समय हम जिस ऑर्बिट में हैं ये है जुपिटर। तो इन दोनों ऑर्बिट के बीच में अगर हम देखें तो हमें काफी सारे स्टोन्स, काफी सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ये पत्थर, ये जो घूम रहे हैं, ये भी रोटेट कर रहे हैं। ये क्या है? ये सभी है एस्टेरॉइड्स। इन सभी को हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। ये इस बेल्ट को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। कहां पर उपस्थित है? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट। यही जो एस्टेरॉइड है कभी कभी आपस में टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद फिर ये कुछ तो जाने लगते हैं बाहर की तरफ जुपिटर की साइड, और कुछ आने लगते हैं अंदर की तरफ। जो अंदर की तरफ आने लगते हैं वो या तो मार्स से टकरा सकते हैं, या फिर वो हमारी अर्थ से, उसके बाद नंबर लगता है अर्थ का, हमारी अर्थ से भी ये टकरा सकते हैं। ये रहे अर्थ, और अर्थ के अलावा ये हो सकता है फिर वीनस से भी टकरा सकते हैं, और मरकरी से भी टकरा सकते हैं, या फिर ये सन के पास भी जा सकते हैं। सन के पास जाते हैं तो ये बन जाते हैं फिर पुच्छल तारे। इसके बारे में हम आगे भी स्टडी करेंगे। तो ये रहा मार्स, और मार्स के बाद फिर ये रहा आगे हमारी अर्थ। अर्थ के बाद फिर और पास ऑर्बिट है वीनस का, और उसके पास फिर सबसे पास है मरकरी का। अगर हम देखें ये तो 4 ग्रह हैं स्टार्टिंग के, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये जो 4 ग्रह हैं, ये 4 ग्रह कितना पास हैं सूरज के, इसलिए हम इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह यानी कि अंदरूनी ग्रह। और जो इसके बाद अगर हम देखें तो जुपिटर कितना ज्यादा दूर है, और भी बाकी जो ग्रह देखें हम सैटर्न वगैरह भी, ये कितने ज्यादा दूर है सूरज से। इस वजह से इनको हम बोलते हैं बाह्य ग्रह, यानी ये बाहर के ग्रह हैं। और जो ये ग्रह हैं 4, ये है अंदरूनी ग्रह। इनमें काफी अच्छी गर्मी रहती है इनके पास। ये रहा पूरा इसका। अगर हम अब देखते हैं अर्थ को हमारी, तो अर्थ के आसपास ये रहा मून, और देखिए सन है इस तरफ, सन है इस तरफ, इसलिए अगर हम दूसरी साइड से देखेंगे तो हमें अर्थ में दिखाई देगा इधर हो रहा है दिन। यहां से अगर हम देखें तो अर्थ में दिन हो रहा है, लेकिन अगर हम दूसरी साइड से देखते हैं अर्थ को तो इस तरफ हो रही है रात। हालांकि यहां पर फिर भी रोशनी दिखाई दे रही है आपको, लेकिन इस तरफ काफी ज्यादा अंधेरा है। तो ये था हमारा पूरा सोलर सिस्टम। ये है हमारा पूरा सोलर सिस्टम। यहीं पर हम बात कर लेते हैं प्लूटो की। जो प्लूटो है, जिसको पहले हम ग्रह मानते थे लेकिन हम उसको ग्रह नहीं मानते हैं। ये देखिए, ये है जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये है प्लूटो। अब इसका अगर आप ऑर्बिट देखें तो इसका ऑर्बिट रेड कलर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ग्रह नहीं है, इसको ग्रह नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये था हमारा पूरा सोलर सिस्टम। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।